बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान सुपर लीग पुरजोश तरीके से जारी है। कल एक बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ, उसके बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। बहुत से लोगों ने यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़रूर कहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी बेचारे थे जो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर बैठे। तो आज इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार तरीके से पेशावर ज़ल्मी को एक वन साइडेड मैच ही मैं इसको कहूँगा, उसमें शिकस्त दी। और लगता नहीं था कि पेशावर कहीं भी गेम में आपको नज़र आया, सिवाय इसके कि मैं मोहम्मद हारिस को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन उसके अलावा हम काफ़ी अरसे से इस प्रोग्राम की मुनासबत से ये कहते आए हैं कि T20 के डोमेस्टिक सर्किट में इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेयर साहिबजादा फरहान है, और वो इस साल के नहीं पिछले 2-3 सालों के टॉप परफॉर्मर हैं। और वही हमें नज़र आया। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए एक सेंचुरी स्कोर की, शानदार इनिंग्स थी उनकी, और एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेटेड T20 इनिंग्स नज़र आई। पूरी ग्राउंड की तरफ उन्होंने शॉट्स लगाई, बड़ा मज़ा आया उनकी इनिंग्स देखने का। और मेरे ख्याल से मुबारकबाद हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बाबर आजम फिर कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके और पवेलियन वापस चले गए। टेक्निकली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी लगातार हार है ये पेशावर ज़ल्मी की। टेबल पर इस वक्त तो बॉटम पर हैं, बट PSL अभी बहुत लंबी है। डेफिनेटली कम बैक करना चाहेगी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एकदम से अंडर प्रेशर आ जाते हैं और बहुत सी बातें भी फिर आपको अफेक्ट करती हैं। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और फिर पोस्ट मैच इंटरव्यू जब बाबर आजम दे रहे थे ग्राउंड में, तो वहाँ भी चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज के मैच की बात अगर ना की तो PSL मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि आज मेरे ख्याल से पूरे PSL की जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो देखने को मिलेगी। लाहौर का मुकाबला होने जा रहा है कराची से, और ये वो मैच है जिसके लिए सब लोग बेताब हैं। एक जब आप टीम्स की राइवलरीज की बात करते हैं तो वो एक ऐसी राइवलरी बन चुकी है जिसकी वजह से PSL का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटैक्ट है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लाहौर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती आई है। पहला मैच हारे थे, लेकिन दूसरे मैच में शानदार उन्होंने एक विक्ट्री हासिल की। सैम बिलिंग्स की अगर बात करें, उन्होंने तेज़ तरीन PSL की हाफ सेंचुरी स्कोर की, निस्फ सेंचुरी 19 गेंदों पर उन्होंने स्कोर की। फ़खर जमान फॉर्म में नजर आए। अब्दुल्ला शफीक को देखकर लग रहा है कि ये क्यों चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त मौके पर फॉर्म हासिल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 ही ओवर करा पाए, लेकिन बड़े इंपैक्टफुल वो 2 ओवर्स हुए। उसके बरक्स अगर आप कराची की बात करें तो जेम्स विंस ने जिस तरीके से उनको पिछले मैच में क्वेटा के खिलाफ एक बड़ा टोटल चेस करके दिया, और जिस तरीके से खुशदिल शाह ने बारी की, तो वो भी बैक कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस पे। तो बड़ा एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, और इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। हम खुद बड़े एक्साइटेड हैं। तो PSL की बात ज़रूर आपसे करनी है, और उसके बाद फिर वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफाइज हैं, उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। बहुत ही मुबारकबाद हो पाकिस्तान की वुमेंस टीम को, जो अपनी तीसरी विक्ट्री जो है वो समेटने में कामयाब रही हैं। और क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। जब मैं ओवरऑल देखता हूँ तो हम यही कल सोच रहे थे, हमने ज़ाती तौर पर भी मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरे हिसाब से शायद 30-40 रन कम है। तो लेकिन अगर आपने 190 के 200 से कम कोई भी टारगेट डिफेंड करना है और आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हैं, तो हेली मैथ्यूज़ को आपको आउट करना था, और वही हुआ। फातिमा सना ने पहले ही ओवर में जिस तरह उनको लेग बिफोर विकेट किया, और उन्होंने बाद में बताया भी कि हमारा प्लान था और ये एग्जीक्यूट सही तरीके से हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी मायूसी मेंस क्रिकेट टीम की तरफ से रही है, अब आप वुमेंस क्रिकेट टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि 3 मैचेस अब जीत चुकी हैं। शॉर्ट क्वालिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं। आगे जो अब 2 मुकाबले हैं थाईलैंड और बांग्लादेश से, वो भी अहम ही हैं। लेकिन अगर अब इस तरह की क्रिकेट खेलती रहेंगी तो बेशक मेरे ख्याल से हारें या जीतें, लेकिन जो स्पिरिट नज़र आ रहा है वो मेरे ख्याल से शानदार है। आप तमाम परफॉर्मेंसेस की बात कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर को आप ले लें, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये भी आपसे डिटेल में हमने गुफ्तगू करनी है कि जब आप ओवरऑल स्कोर कार्ड को भी देखते हैं तो सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो मेरे ख्याल से वो जो थोड़े से मिसिंग लिंक्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 30-40 रन शॉर्ट थे, लेकिन फिर भी इसको डिफेंड कर पाए। और वेस्ट इंडीज़ की ये दूसरी हार हो गई है इस टूर्नामेंट में। तो स्कॉटलैंड ने पहले उनको अपसेट किया, फिर पाकिस्तान से वो हार गई हैं। तो उनके लिए मेरे ख्याल से बड़ी अब डिफ़िकल्ट पोजीशन हो रही है, और पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है वो एक बार फिर टेबल टॉप कर चुकी है। इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है, तफसीली जायज़ा भी लेंगे क्रिकेट की तमाम खबरों का, भी कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक़ क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, और हाल ही में इनको इंडक्ट किया गया है यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2025 फॉर द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम की तरफ से हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव बीन इंडक्टेड एज अ यंग ग्लोबल लीडर इन द क्लास ऑफ 2025 फॉर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। आई थिंक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। ये ऐसा फोरम है जहाँ पर आप बहुत दुनिया के डिफरेंट लीडर्स से मिल सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, और विद इन पाकिस्तान भी हम मेरे से पहले बहुत से लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं।
तो वो आपका एक नेटवर्क बनता है और होपफुली उसके थ्रू हम पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकें, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो। तो ज़रूर इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इस अगले 3 सालों में क्या मेरी ग्रोथ होती है और उससे मैं अपने मुल्क के लिए और मज़ीद क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक बार हम सब की तरफ से फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ख़ास तौर पर। जब अपनी टीम में से कोई जीतता है ना तो ऐसा लगता है सब जीते हैं, तो हम बड़े खुश हैं आज। और ख़ास तौर पर डबल खुशी है हमें क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीत गई, लेकिन साथ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर एक्सपर्ट, शायद उनको ये डबल खुशी ना हो, लेकिन आज उम्मीद है कि वो कुछ सही साइड पिक कर लेंगे। सईद मोहम्मद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बस ठीक ठाक। कप्तान मुबारक हो आपको। पीला रंग कम होता जा रहा है आपकी शर्ट में, नज़र आ रहा है कि कॉलर तक नहीं, पहुंच नहीं, गया है। वो कल स्लिप ऑफ टंग था। गलती थी मेरी। मैं इस्लामाबाद की तरफ। अब तो आप यही कहेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का एहसान जी, बहुत शुक्रिया। मुबारक देता हूँ सना को, थैंक यू जी। और होपफुल के आगे जाके इनका अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होगी फॉर द कंट्री एंड फॉर हरसेल्फ आल्सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही है। हम सब की तरफ से सना को बहुत मुबारकबाद है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। बैक टू स्पोर्ट्स 360। चीज़ों को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द ब्रेक ये दो जो हमारे ब्रेन्स हैं ना यहाँ पर, ये टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो चलें सना को तो मैच दे देते, तो वो बना लेंगे। वैसे फिलहाल जो भी टीम बना लें वो कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे, तो ये थोड़ा सा मैं इस बारे में, लेकिन ये थोड़ी सी देर बाद मैं ज़रूर इसकी तरफ आऊँगा। पहले हमने ज़रूर बात करनी है कल के मैच के ऊपर, जो वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर था। मैं चाहूँगा उसको हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मेरे हिसाब से, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप इसके साथ मुत्तफ़िक हो सकते हैं, आप मुत्तफ़िक नहीं भी हो सकते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी जीत है एंड इट्स अ रिमार्केबल विक्ट्री जब आप इस कोर्स की बात करते हैं जो ये टीम पिछले 1-2 साल से क्रिकेट खेल रही है। जी सना मीर। बिल्कुल, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जब इस टूर्नामेंट में आ रही थी तो एक क्लियर फेवरेट के तौर पे आई थी। बाकी सेकंड स्पॉट का किसी को समझ नहीं आता। जितनी भी लोगों से बात हो रही थी तो वेस्ट इंडीज़ को सबने कहा हुआ था कि दे विल क्वालिफाई, पर बाकी टीमों का देखेंगे, लेकिन उसको गलत पहले प्रूव किया स्कॉटलैंड ने। और फिर कल पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एक लो स्कोरिंग मैच। फातिमा सना ने पहली बॉल पे हेली मैथ्यूज़ को आउट किया। सिद्रा अमीन की बड़ी अच्छी बैटिंग में परफॉर्मेंस थी। आलिया ने ओवरऑल अच्छा किया। बॉलिंग यूनिट वैसे ही पाकिस्तान का हमेशा, हमारे स्पिनर्स नशरा संधू हो, सादिया इकबाल हो, ये हमेशा से बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पाकिस्तान लड़ा। ये पहली जो विकेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, फातिमा सना ने, जो कप्तान को आउट किया है। अच्छा, मैं चाहूँगा अगर हम ये दोबारा रिप्ले दिखा सकें, इसको आप टेक्निकली भी ज़रूर एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि फातिमा सना ने ये ज़रूर कहा कि हमने एक प्लान किया था हेली के खिलाफ और उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। देखिए, हेली मैथ्यूज़ अपने टांग पे बहुत अच्छा खेलती भी हैं, बट वहीं पे उनका ये जो एक वीक लिंक भी है, बिकॉज वो आउट स्विंग समझ रही थी। फातिमा दोनों बॉल कर सकती है, आउट स्विंग भी, इन स्विंग भी। और जो बात हमारी होती भी रही है कि हेली मैथ्यूज़ शुरू में या तो डीप स्क्वायर या लेग बिफोर, इसकी कैंडिडेट ज़रूर होती है। तो आप विद इन द स्टम्प्स अच्छी बॉल स्विंग करें, थोड़ी सी लेंथ बॉल, बिल्कुल मुंह में नहीं, और एग्जैक्टली वही चीज़ एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुई फातिमा सना, और ये बहुत बड़ी विकेट थी। हेली मैथ्यूज़ ऐसी प्लेयर हैं, वो सिंगल हैंडेडली मैच को लेके जा सकती हैं। और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने 100% क्वालिफाई कर लिया, पर 90% चांसेस आपके हो चुके हैं, क्योंकि अगले दोनों में से एक मैच भी आप जीतते हैं, थाईलैंड और बांग्लादेश में से, तो आप क्वालिफाई करते हो। थाईलैंड को तो आप वनडे में बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। बांग्लादेश की टीम दूसरी एक टीम है जो अभी तक अनबीटन रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। तो वेस्ट इंडीज़ के इस मैच के हारने की वजह से एक प्रॉब्लम है। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का, और अगर उसमें स्कॉटलैंड कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए और क्रूशल हो सकता है। पर अगर स्कॉटलैंड आज भी हार जाता है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ चले। अच्छा, ये टेक्निकल एस्पेक्ट इसलिए भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहैसियत कप्तान तो आपके ऊपर एक ओनस होता ही है, लेकिन मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में यू नीड विकेट्स अप फ्रंट। पाकिस्तान बहुत अरसे से यहाँ पर स्ट्रगल करता आया है। अब आपको लगता है फातिमा सना की सूरत में वी हैव दैट वन बॉलर जो खुद भी शायद अपने आप को बैक करेंगी कि मैं अप फ्रंट विकेट्स ले सकती हूँ? बिल्कुल, 2019 में गालिबन 19 में इनका डेब्यू हुआ था, अगस्त 19 में, जब हम साउथ अफ्रीका के टूर पे गए थे, और वहाँ से एक नज़र आता था स्पार्क इनके अंदर कि ये कर सकती हैं। माशाल्लाह 6 साल हो चुके हैं, एक्सपीरियंस भी हो चुका है। सबसे ज़्यादा
जो यंगर लॉट में लीग्स खेलने वाली प्लेयर हैं वो यही हैं। अरेबियन लीग में इनको बुलाया जाता है, 100 में इनका नाम सिलेक्ट हुआ, शायद आखिरी टाइम पे नहीं जा सकी, लेकिन बांग्लादेश की लीग्स ये खेल के आई, फेयर ब्रेक इन्होंने खेली, तो उस तरह से बहुत इनका एक्सपोजर ज़्यादा है बाकी प्लेयर्स की निस्बत। फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है। और डेडिकेशन की बात करें तो मुझे वो टाइम याद आता है जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप में इनके वालिद की वफ़ात हुई और ये वापस आई कराची, और एक दिन के बाद वापस इन्होंने ट्रैवल किया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने, कप्तानी करने। तो बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा इंसान जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, इतनी डेडिकेशन दिखाई हो, उसको अल्लाह ताला नवाज रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट इतनी यंग एज में पाकिस्तान को क्वालिफाई कराएगी वर्ल्ड कप के लिए, एक ऐसी टीम में जो यंग है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो आई थिंक बड़ी खुशी हो रही है फातिमा की ये सक्सेस देखते हुए, और आई होप कि अब जो फिनिशिंग टच है वो अगले 2 मैचेस में ज़रूर दें। बिल्कुल। मोई शाह साहब, एज ए क्रिकेट हिस्टोरियन योरसेल्फ, एज ए जर्नलिस्ट, आपने तो वुमेंस क्रिकेट का आगाज़ भी देखा, उतार चढ़ाव भी देखा, बट अब ये जो 3 विक्ट्रीज़ हम समेट चुके हैं इन क्वालिफायर्स में, ये कितनी बड़ी साबित हो रही हैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए, और ऐसे टाइम पर जहाँ पर लोग शायद बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए मेंस क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखते हुए, बहुत मायूस हैं लोग, तो ये कितनी बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए? देखिए अहमद, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज़ वर्चुअली क्वालिफाइड। अब नो स्टॉपिंग पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि एक विक्ट्री अगेंस्ट थाईलैंड लेनी है एंड यू आर थ्रू टू द वर्ल्ड कप। बड़ा चैलेंज था जो पाकिस्तान को थ्रो किया गया कि जी क्वालिफाई करके ही आना है पाकिस्तान ने, और 8 टीम जो कंपटीशन होगा उसमें 2 क्वालिफायर्स होंगे। एक में इतना आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए। जब टीम आप देखें, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश बड़ी अच्छी टीम है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड फास्टली इंप्रूव कर रहे हैं, ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया इन टीम्स ने, लेकिन इतना अच्छी प्रिपरेशन मेरा ख्याल है की गई है। और फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ा सेंस भी चला है, जो कि आम मेन क्रिकेट में हमें नज़र नहीं आता कहीं भी। यहाँ थोड़ा सा वो एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग, किस तरह हर टीम को हमने टेक ऑन करना है, कौन सी वीकनेसेस हैं जो एक्सप्लॉइट करने हैं। जिस तरह एली मैथ्यूज़ की विकेट ही आप देख लें, इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो कि वसीम ने या पूरा थिंक टैंक है उस पाकिस्तान वुमेन के साथ, जिन्होंने मेहनत की पिछले तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने से मेहनत इस इवेंट के लिए करते रहे हैं, उनका रिजल्ट उन्होंने अचीव किया और ज़बरदस्त अभी तक खेले हैं। क्या अच्छा उनका देखें रन रेट है। एक विक्ट्री और वीकेस्ट टीम ऑफ द जो इवेंट है वो थाईलैंड है, नो डाउट अबाउट दैट, और आराम से इजीली मेरा ख्याल पाकिस्तान को थाईलैंड से जीतना चाहिए और देन यू आर थ्रू टू द वर्ल्ड कप। और इसके साथ ही जो कल पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जिस तरह सिदरा अमीन ने बैटिंग की, सिदरा नवाज ने की, आलिया ने की, फिर बॉलिंग बड़ी एक्सेप्शनल है। देखिए 190-91 स्कोर कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं होता, और दूसरी टीम जो है अपोनेंट्स होते हैं, खासकर वेस्ट इंडीज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने समझा कि शायद ये अचीव कर लेंगे। लेकिन वही बात है कि अगर आपका छोटा टारगेट हो तो फिर आप उसकी एक्साइटमेंट में आप वो जो रोड है वो लूज़ कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ वेस्ट इंडीज़ के साथ। दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स, और वो आस्ता आस्ता करके पाकिस्तान ने टोटली एक डोमिनेट किया, बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान ने ली। और सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि आपके जो थिंक टैंक है, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो लीडरशिप है टीम की, मैं कहता हूँ फातिमा सना की बात कर रहा हूँ, या जो सीनियर प्लेयर हैं, सबको जाता है। और मेहनत जब आप करते हैं, देखें फिर आप अचीव करते हैं। ये नहीं है कि आप मेहनत करें। पिछले कई अरसे से कई टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की वुमेन की भी परफॉर्मेंस ऐसी रही है जो पाकिस्तान मेन की रही है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमें लगा है कि women they are there to achieve something and they have achieved that and they have. I think मोई शाह साहब is absolutely right कि आपका क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, और आप वर्ल्ड कप में फिर जब उस मोमेंटम के साथ, उस ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं, वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जीतने वाली साइड बन चुके हैं। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन है। सैयद मोहम्मद वसीम की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह मोई शाह साहब ने भी कहा, इवन के जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो हम तब भी कह रहे थे कि बड़ी कड़ी नज़र उन्होंने रखी है, ही नोज़ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स। और वही अब हमने देखा है कि वुमेंस क्रिकेट की जो मेंटालिटी है, मैं गेम के ऊपर तो बाद में आऊँगा, लेकिन जो आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो एक ऑरा होता है, तो वो जो एक जिस मेंटालिटी से खेल रही हैं वो पता चल रहा है कि कहाँ से टीम मैनेजमेंट जो है वो लेकर आई है। यार वसीम भाई के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है कि जब जिसको सेलेक्टर थे बहुत से लोगों ने तनकीद की, मैं भी करता था कि आखिर लैपटॉप पे निकालते गए, लेकिन जब काम करने का मौका मिला तब पता लगा कि अगर मेंस क्रिकेट की बात करूँ स्पेसिफिकली, उस बंदे के पास पूरा का पूरा नॉलेज पूरा एक बैकग्राउंड उसके पास पता होता था, कौन सा लड़का कहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, उसका स्कोर कार्ड क्या है, लाइक पूरा उसने एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा था जिस पे वो काम करते थे। वुमेंस टीम की बात करें, अनफॉर्चुनेटली इससे थोड़ा सा पहले अगर मैं चला जाऊं कि मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी वुमेंस टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिर्फ
आज भी अभी भी इस चीज़ की कमी ज़रूर है कि आपकी प्लेयर्स को ज़्यादा बैकअप प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आपके पास लीग क्रिकेट होती नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उनका सिवेगी टूर्नामेंट होता है जहाँ से उन्हें वापस आना है टूर्नामेंट के अंदर। या आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनल के अंदर भी एज सच नहीं है कि ज़्यादा अगर दूसरी टीम्स को मैं कंपेयर करता हूँ, फिर भी आपकी लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में आपको याद हो सिर्फ 2 टीम्स की बात हो रही थी, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की, कि वो टफ साइड होंगी। अब पाकिस्तान ए को शिकस्त हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, तो मुझे भी थोड़ा सा था कि यार बांग्लादेश एक साइड, जैसे उस दिन आप डिस्कस भी कर रहे थे, तगड़ी साइड है, आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिद्रा अमीन की बात कर लें, दूसरी सिद्रा की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया, फातिमा सना एक कैप्टनशिप रोल आपको नजर आता है, वो पहली प्लेयर भी बन चुकी है जिन्होंने हीली मैथ्यूज को पहली बॉल पे आउट किया। तो दैट्स अगेन अ हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कि अच्छा आपको ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का नजर आ रहा है, लेकिन जो अभी मैं स्कोर कार्ड भी देख रहा था बांग्लादेश का, मुझे लगता नहीं है कि स्कॉटलैंड जीतने में कामयाब होगा, मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन एक पाकिस्तान के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि एक एरा नया एरा है, अगर आप क्वालिफाई करते हो इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। और अब शायद वो वक्त आ चुका है, लेट ना करें, आपको बैठना पड़ेगा वुमेन्स क्रिकेट पे। अच्छा, द गेम इज़ वेरी मच ऑन। 305 रन्स बनाए हैं आयरलैंड ने, विच इज़ अ ह्यूज टोटल, और उनके 221 पर 7 आउट हैं। उनको 45 गेंदों पर तकरीबन 80 से ज़्यादा रन चाहिए, 84 अब मेरे ख्याल से। तो गेम इज स्टिल ऑन, लेकिन 3 विकेटें हैं सिर्फ। देखिए इट्स टफ, फिर मैं कह रहा हूँ आसान नहीं होगा। लेकिन अहमद भाई, कल भी जिस तरीके से आपको याद हो पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मैं खुद चाह रहा था कि 225-250 के करीब आपका स्कोर होना चाहिए। इट वॉज अ लो स्कोर, इतना मैं कहता हूँ कि मुश्किल स्कोर नहीं था चेस के लिए, लेकिन आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करके आपको दिया। लेकिन इस मैच की अगर बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश हॉट फेवरेट्स है, क्योंकि अगर कम टाइम, जो बांग्लादेश का अभी तक मैं स्टडी भी किया है, उन्हें इन्वेस्टमेंट बहुत की है अपनी यंगस्टर्स के ऊपर। चाहे आप सीनियर क्रिकेट टीम की बात करें, उनकी बैकअप टीम्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बड़ा, एक मैं कहता हूँ कि मज़े का मुकाबला होगा, देखने वाला होगा कि उसमें किस तरीके से आपकी टीम परफॉर्म करती है। लेकिन मैनेजमेंट हो, आप अगर आपकी सीनियर कैंपेनर्स की बात करूँ, खास करके जब निदा डार नहीं, आपको याद हो इससे पहले कप्तानी फातिमा सना ने न्यूजीलैंड में की थी, जब निदा डार को आई गेस बॉल जो सी वो फेस पे लगी थी, वहाँ पर भी वो चीज़ आपको स्पार्क नजर आया था फातिमा सना के अंदर। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक्सपीरियंस कैरी ऑन करती हैं, शी वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक आप डिफरेंट टीम अब देख रहे हैं, एक डिफरेंट ऑरा आपको नज़र आ रहा है। ऑल्दो अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, हमने कल भी वो डिस्कस की थी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक वो जो मेंटालिटी अब आ चुकी है, टीम ने बिलीव करना शुरू कर दिया। जब आप खुद से मानना शुरू कर दें कि हम जीतने के लिए उतरे हैं, तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट आप खेलना शुरू हो जाते हैं, और वही हमें देखने को मिली है। और आई थिंक कंडीशंस का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया, और उठाना भी चाहिए जब आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक चैम्पियनशिप मेंटालिटी है, और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद एक बार फिर पाकिस्तान वुमेंस टीम को, ख़ास तौर पर कप्तान फातिमा सना को और टीम मैनेजमेंट मोहम्मद वसीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो हम देखना चाह रहे हैं, ये वो 50 ओवर की क्रिकेट है जो हम वुमेंस टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब इस मेंटालिटी के साथ जाएंगी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके, तो पाकिस्तान के लिए बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे। PSL की तरफ जाना है, पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। आज के मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कल के मैच का ज़रा जायज़ा ले लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन द स्ट्रॉन्गर साइड, और पेशावर ज़ल्मी के लिए आई थिंक अभी से बहुत सारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की हमेशा से एक जो वीकनेस नज़र आई है वो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको वो स्पार्क नज़र नहीं आता। और बैटिंग में भी हमने कल भी बात की थी कि बाबर आजम का इस बैटिंग में टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि साइम अयूब भी तेज़ खेलना चाहते हैं, मोहम्मद हारिस भी तेज़ खेलते हैं। इवन दो हारिस ने कल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पर टॉप ऑर्डर में एक प्लेयर ज़रूर ऐसा होगा जिसको थोड़ा सा एंकर रोल टाइप करना पड़ेगा इस बैटिंग लाइनअप के अंडर, वरना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और कल भी दोनों मैचेस में हमने ऐसे ही देखा कि वन साइडेड मैचेस हो गए। और दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो एक आउटस्टैंडिंग टीम नज़र आती है, उसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही आपको ऐसा जिसके ऊपर आप पॉइंट आउट कर सकें कि भाई इनको ये चीज़ बेहतर करने वाली है। उनकी 11 जो वो बनाते हैं वो भी ज़बरदस्त है। वो उन्होंने कल पेस ऑफ किया, अपने बॉलिंग में चेंजेस की, वो भी उनके काम आ गई। और जो उनका बेंच है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कॉलिन मंड्रो हों या उनके पास साहबजादा फरहान हो, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग नज़र आई और कम्प्लीटली डोमिनेट किया, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान की ये जो इनिंग्स है, दिस शुड बी अ मोमेंट टू चेंज हिज एंटायर करियर, क्योंकि कभी कभी ऐसा आप खेल जाते हैं कि आपको खुद जो एक बिलीफ 100% पुख्ता अपने पे होना होता है वो हो जाता है। और जिस तरह से ये कल खेलें, आई थिंक स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, जो एग्जीक्यूशन नज़र आई डाउन द ग्राउंड, स्वीप शॉट्स, रिवर्स स्वीप्स, और उसके बाद जो बैक फुट पे इन्होंने ऑफ साइड पे पंचेस किए हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और लेकिन इसमें एक सवाल ज़रूर होता है, अब ये देखें, ये बड़ा एक मुझे लगता है एक अजीब सा स्कूल ऑफ थॉट बन चुका है
दो इसमें डिविजन्स हैं। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अपने आप के स्पेशली T20 में हर नंबर पर आपको मोल्ड करना है जहाँ पर टीम को ज़रूरत हो। साहिबजादा फरहान के साथ बदकिस्मती से ये ज़रूर हुआ है कि उनको तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान ने ट्राई किया हाल ही में। इससे पहले जब ये लास्ट टाइम आए थे तो इनको ओपनर दो मैचेस मिले, दोनों में ये कोई स्कोर नहीं कर सके तो टीम से फिर बाहर हो गए। अब पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली एज एन ओपनर स्कोर करते आ रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही आएगा कि पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में क्या ओपनर की जगह है कि नहीं। देखिए, मैं ये इस इनिंग्स की इसलिए मैं बात करूंगी कि इससे पहले इनके लिए नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता था। जब इस तरह का आप खेल देते हैं ना, इन्होंने 100-80 बॉलों पे नहीं बनाया या 70 बॉलों पे नहीं बनाया, उससे भी कम 60 पे या 50 पे जाके इन्होंने 40-50 के करीब 100 बनाया। जब आप इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं फिर एट टाइम्स आपके लिए नंबर भी मैटर नहीं करता। पर इनिशियली मैं ज़रूर ये कहूँगी, इस बात को मैं दोबारा कहूँगी कि पहले 10 से 15 जो मैचेस होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े क्रूशल होते हैं। उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि डेब्यू जो है वो उसके नंबर पे कराया जाए, ताकि पहले ही आप एक जंप करें डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, तो वो आपको ज़रूर उनके नंबर को सामने रखते हुए करना चाहिए। और आई होप कि अब जब इनको मौका मिलेगा तो ये इसको फुली ग्रैब करेंगे। बिल्कुल। मोई शाह साहब, साहिबजादा फरहान की इनिंग्स के बारे में भी आप ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा, लेकिन एक मैं आपसे टेक्निकल सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब मैं पेशावर की बॉलिंग देखता हूँ तो एक बॉलर जिन्होंने मुझे डोमेस्टिक में बहुत इंप्रेस किया है वो अली रज़ा हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट से। अब मसला ये आ रहा है कि वो कंसिस्टेंटली 140 से ऊपर गेंद तो करते हैं, लेकिन किसी को तो उनको बताना पड़ेगा कि बॉल कहाँ करनी है। और मैंने पिछले दोनों मैचेस में यही देखा है कि ना तो उनको कोई बता रहा है, ना उनकी कप्तान से कोई बात हो रही है, ना उनको कोई गाइड कर रहा है। वो आते हैं, गेंद करते हैं और वापस रन पे चले जाते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और मैं फील कर रहा हूँ कि अकरम जैसा अगर इनका कोच है और हेड कोच है, जो कि सारी उम्र जिन्होंने फास्ट बॉलिंग की और उनको पता है फास्ट बॉलिंग क्या होती है, अब वो अगर अली रज़ा को गाइड नहीं कर सकते, वो अगर और किसी इनके जो टॉप जो मोहम्मद अली को गाइड नहीं कर सकते, तो फिर कौन करेगा? देखें, ये जो T20 क्रिकेट है ना, ये इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट स्पीड कि आप 145 ही करेंगे, तो वो आपको मिक्सअप करना पड़ता है। जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे, आप अपनी स्पीड को मिक्सअप नहीं करेंगे, आप अपनी लाइन लेंथ को मिक्सअप नहीं करेंगे, आप वैरायटी नहीं लेके आएंगे अपनी बॉलिंग में, आप मार खाते रहेंगे। और एग्जैक्टली उस बच्चे के साथ वही हुआ है। 17-18 साल का बच्चा है, जस्ट न्यू टू द होराइजन। इस सीन पे वो बिल्कुल नया है, अंडर 19 खेला है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे तजर्बाकार बैट्समैन होते हैं। बिल्कुल। वो तो एक वीकनेस आपकी पकड़ी तो आप पे पड़ गए। और एग्जैक्टली कल साहिबजादा फरहान ने यही किया है, 22-22, 24-24 रन एक ओवर में टिका दिए हैं अली रज़ा को, जो कि मैं नहीं समझता कि अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला होता उसको कहता कि भाई आपने थोड़ी सी वैरायटी बीच में लानी है, एक आध स्लो बॉल करना है, एक तेज करना है, एक कोई यॉर्कर करना है, एक कोई और इस तरह करना है, स्लो बाउंसर करना है, ताकि जो आप बैट्समैन है उस पर चेक रख सकें। वो उनको बिल्कुल नहीं हुआ। और क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली साहिबजादा फरहान ने, देखने वाली इनिंग थी वो। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी कि जिस तरह वो इस पूरे सीजन को चल के आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने लगातार T20 में सेंचुरीज बनाई हैं और फिर PSL में अपनी पहली सेंचुरी बनाई है, तो वो मतलब है कि उनकी जो फॉर्म है वो नज़र भी आनी चाहिए थी। वो शायद जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऐसे कोई इवेंट थे जो हमें देख नहीं सके, जिसको हमें नहीं पता कि साहिबजादा फरहान कैसे खेले, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि ये मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके आ रहा हूँ और ये मेरी फॉर्म है और अब मैं आई एम टोटली रेडी एंड आई एम नाउ नॉकिंग एट द डोर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि बॉलिंग हमें बहुत वीक नज़र आ रही है। उन्होंने दोनों मैचेस में बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं, लेकिन जब मैं उनका स्क्वाड देखता हूँ उसमें मुझे अहमद दानियाल, अली रज़ा, आरिफ याकूब की अगर मैं बात करूँ तो वो पिछली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी के सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे। अलजारी जोसेफ, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद अली, नाहिद राना, सुफियान मुकीम और लूक वुड, जो कि वो भी सबसे अच्छे सक्सेसफुल बॉलर थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब नाम बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब थोड़ा सा शफल करने पड़ा। लूक वुड की बात की आपने, मेहरान मुमताज़ की बात की, याकूब की बात की, ये वो हैं जो थोड़ी बहुत वैरायटी को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉलिंग में। ये जो आपने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, मोहम्मद अली हो गए, अली रज़ा हो गए, और ये तमाम एक तरह के बॉलर हैं। ये स्पीडस्टर हैं, ये चले बॉलिंग कराते हैं अराउंड 140 राउंड। ये मेहरान मुमताज़ को या लेग स्पिनर याकूब को, आप आसिफ याकूब को लाएंगे आप, या लूक वुड आएंगे, उनका तजर्बा बड़ा है, एक्सपीरियंस बड़ा है वुड का, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे यार्कर वो फेंकते हैं। मेरा ख्याल अब इस टाइम फॉर ज़ल्मी के तो अपनी खासकर बॉलिंग लाइन अप शफल करे, चेंज करें। और फिर साथ में देखता हूँ, देखिए एक प्लेयर अगर मोहम्मद आरज साहब क्या 80% रन बनाएंगे और आप सारे मिल के 20% रन बनाएंगे, भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं। सैम अयूब तो चलें, उसको थोड़ा सा आप दे सकते हैं,
क्वेश्चन दे सकते हैं कि जी वो इंजरी से आए हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, 1-2 मैचेस लेंगे, पहले में भी 50 की। लेकिन जो खासकर हमारे कप्तान हैं, पुराने कप्तान बाबर आजम, उन पे तो अब ड्यू है, बहुत हो गया। और बड़ी दफ़ा मैंने शायद इसी स्टेज पे, इसी जगह पे कहा है कि बाबर आजम को सूट नहीं करता T20 क्रिकेट। अगर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और ख़ासकर PSL में भी खेल रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो होकर खेलें। वो ये नहीं है कि वो सबज़्यादा फरहान वाला, वो उनके पास वो चीज़ नहीं है कि जी आते से ही वो छक्के शुरू कर देंगे या कोई सैम अयूब की तरह वो छक्कों की बारिश कर देंगे। अच्छा, आई एम अ बिट अपसेट, ये पहली बार नहीं है, माजी में भी हो चुका है कि मैच हारे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। जी, कल मोहम्मद हारिस ने वो की अक्सर अक्सर होता है, बल्कि हर एक के साथ ही होता है जी। या वो कोच नहीं आता जिसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिसको रगड़ा लगाना आपने हाँ जिसको। जी। और या जो कप्तान नहीं आता जिससे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं जर्नलिस्टों से, ड्यू होते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात वो ये है कि अब शावर जल्मी की फैन फॉलोइंग बहुत है। लोग चाहते हैं कि ये टीम कुछ आए और दिखाए, और यकीन करें ये यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी इंस्टेड के यूनाइटेड को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा जल्मी के आपके फैन नज़र आते हैं। और जल्मी फिर परफॉर्म ना करे और वो लोग डिसर्ट हों या लोग ये कहें यार कंपटीशन ही दे सकती है। लेकिन जीतना हारना इज़ वन थिंग, लेकिन आप अगर उन्होंने 243 किया है तो आप 200 को तो टच करें भाई। मतलब ऐसा तो स्कोर करें और ऐसी तो इनिंग खेलें कि लोगों को पता लगे यू आर देयर टू कम्पीट। ये नो कि जी आप कहीं नज़दीक भी नहीं और दोनों मैचेस में नज़दीक नहीं। आप ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में वहीं थे लाहौर में, तो आपको तो थोड़ा बेहतर आइडिया है। जब इवन ड्राफ्टिंग हो भी रही थी, मैं अभी भी स्क्वाड देख रहा था तो मैं कुछ खासा खुश उस वक्त भी नहीं था जो इन्होंने पिक्स की थी। इसमें सिर्फ एक प्लेयर जिन्होंने विदड्रॉ किया, कॉर्बिन बॉश ने, मुझे लगता था वो इम्पैक्टफुल होंगे। अब वो नहीं है तो आपको उसको बरक से देखना है। लेकिन बैटिंग में मुझे कहीं इतनी डाइवर्सिटी टू बी ऑनेस्ट नहीं नज़र आती, क्योंकि आपका एक पेशावर जल्मी का एक रोमांस TKC कैडमोर के साथ चलता आ रहा है, वो तो हट नहीं रहा। उसके अलावा आपने किस पे रिलाई करना है? अगर आप ये जो आपने बड़े एक अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि कैडमोरी की अगर मैं बात करूं, इससे पहले अगर उसके 2 सीजन्स में देखूं, वो एज सच फॉर्म में आपको नज़र नहीं आया। मैं पेशावर जल्मी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिस वक्त आप टीम बनाते तो ऑब्वियसली आप देखते हो उसके करीब करीब सीजन्स में क्या परफॉर्म किया है। मैं हैरान था उस वक्त, अगर कप्तान को याद हो कि अकरम भाई ने राइट टू मैच पे इसको पिक किया था, बल्कि सीज़न इसका अच्छा नहीं गुजरा था। ठीक है, आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, आपने उसको पिक किया। अगर आप थोड़े थिंक टैंक की बात करें, बॉलिंग यूनिट की तो बात हो रही है यार, आपने 2 मैचेस के अंदर 400 के करीब आपने रन्स कंसीव किए आपकी बॉलिंग यूनिट ने। अली 40-45 खा रहा है, वो बेचारा अली रजा 40-45 खा रहा है। आपने राइट पॉइंट उठाया, कल खाली हम नहीं कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि यार जब एक यंगस्टर मार खा रहा है, लिटरली उस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक बॉलर पिटाई खाता है ना, वो देखता है अपने कप्तान की तरफ के आके थोड़ा सा मुझसे बात करेगा। आप बिल्कुल हक्के बक्के खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो मुझे पता है साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर है कि यार मेरी खुद की फॉर्म लगी नहीं, मेरी टीम मार खा रही है। और अगर मुझे करंट स्टैट्स के ऊपर खिलाना हो तो आई वुड डेफिनेटली प्ले मास सदाकत, जो उनकी टीम के अंदर बहुत मौजूद तगड़ा है वो मास सदाकत। देखो मसला आपका कहां पर है, आपकी बैटिंग से ज्यादा आपकी बॉलिंग यूनिट का मसला आ रहा है। पहले मैच में जब आपने मार खाई, आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि यार मोहम्मद अली का मसला सबसे बड़ा क्या है। अगर ऐसा बॉलर आप देखो, आप एक ही लाइन लेंथ को बार बार हिट कर रहे हो ना, आप क्लोज टू द विकेट जाते हो ना अवे फ्रॉम द विकेट। अभी तो है, आप मान लें मतलब 140-45 वाली साइड है। बैटिंग बाद में, पहले आपकी बॉलिंग की मैं बात करो ना, बैटिंग यूनिट पे अगर आप आते हो 140-45 से ऊपर मुझे नहीं नजर आ रहा। चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, बाबर आजम एरा अपनी जगह सारे मामलात हैं, जिस वक्त आप प्रेशर में हो, आप फॉर्म आपकी नहीं लगी हुई, यार आप मिडल ऑर्डर के अंदर आओ ना, अपनी कुशन दो ना। ठीक, आपके लिए अपना कैडमोरे परफॉर्म नहीं करा, मिडल ऑर्डर के अंदर रहो, आप हारिस और साइम से ओपन करवाते, कल थोड़ा सा शायद सिनेरियो आपका डिफरेंट होता। फिर जो लड़के आपके बाहर बैठे हुए हैं, लॉकवुड की बात करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही कि यार उसको आप खिला क्यों नहीं रहे हो। TKR बेसिकली आपके पास वो कैडमोरे की बात अगर करें, बार बार TKR आ रहा है, कैडमोरे की अगर बात करो TKC, हाँ। तो बेसिकली वो ब्रांड्स है पे ना आपके जाए पास, ना आप जरा, TKC पे रहें। भूख लगी हुई। हाँ। बेसिकली कैडमोरे की बात करें तो कैडमोरे आपको पता है कि आता है स्पेशलिस्ट बैट्समैन इन द मिडल ऑर्डर, लेकिन आपके पास बैटिंग यूनिट फिर मैं कह रहा हूँ है मौजूद। अच्छा, नजीबुल्लाह ज़ादरान भी इनकी पिक्स में थे, मेरा ख्याल है, अगर आपको याद हो। नजीबुल्लाह जी वो बाहर बैठे हैं। मैं इसलिए कहा ना कि प्लेयर्स इतने आपके पास बैठे हैं कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप लिटरली कप्तानी अगर आपने देखनी है, बेशक वो एक मैच अभी जीते हैं, लेकिन जितनी मार कराची किंग्स को पड़ी थी उस दिन, मैं सिर्फ डेविड वार्नर को देख रहा था कि एटलीस्ट वो बात कर रहे थे प्लेयर से आके, आपको करनी पड़ती है यार, आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला ये होता है। देखिए यहाँ से टीम मैनेजमेंट, मुझे याद है कि जिस वक्त ये सूरत हाल आपकी हो, आपके लक ना चल रहे हो, तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि कप्तान को कि अवॉइड करो प्रेस कॉन्फ्रेंस को,
ये हमारे यहाँ पर एक ये नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो एक रिवाज आपने चलता दो है आपका। साउथ की फ्रेंचाइजीज के दरवाजे खुले रखे हुए हैं ना, एक का नाम के से, एक का नाम क्यू से, ये सब हमें पता है ये क्यों हो रहा के पे मैं नहीं है। जाता। धाड़ेगा कराची और नहीं, फिर नहीं, क्वेटा के पे- परफॉर्म के पे करेगा, मुझे- के पे मुझे बाकी कोई चार शौक को नहीं दीवार से लगा दिया। इस्लामाबाद को तो खैर आपने सोचा ही नहीं, इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबाद को सपोर्ट नहीं किया कल इन्होंने, आप अंदाजा लगाएं। तो यहाँ से अंदाजा हो यार जाता देखो, है आप कि स्टेडियम नहीं जाते, मैं जाता हूँ, पख्तून अवाम बड़ी आती है वहाँ पर, पेशावर ठीक रहती है। हाँ, तो चलें, आप अब कोशिश हम करेंगे कि आपको उसी अवाम के अंदर ही रखें, आपको रेड साइड पर ना लेकर आएं उस मैच के अंदर। बट आई थिंक ये इट्स अ वेरी सीरियस केस यहाँ पर, जब मैं देख रहा हूँ उनकी पूरे स्क्वाड को उठाकर कि आई एम शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर ये सकता हूँ। प्लानिंग का इशू नज़र आ रहा है। जैसे बात हुई आरिफ याकूब की, वो पिच ऐसा था थोड़ा स्लो था। अगर आप हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, वो टॉस जीत के हमेशा चेस पे जाते हैं। उन्होंने कल पहले बारी की क्योंकि पिच ज़रा डिफरेंट था। तो एक तो पिच रीड नहीं किया मुझे लगता है, जिस तरह की उन्होंने 11 खिलाई। आरिफ याकूब या मेहरान मुमताज़ में से एक का खेलना कल बनता था डेफिनेटली। और फिर बैटिंग की भी अगर आप प्लानिंग की बात करें तो माइकल ओवन जो पहले मैच में 7वें नंबर पे आके बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको सीधे ही उठा के 1 डाउन भेज दिया। तो आप इस तरह नहीं करते कि आप सारी बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर दे कि टीकेसी जो था पहले मैच में 1 डाउन था या 2 डाउन था, दूसरे में वो 5 नंबर पे चला गया। तो इतनी जब आप शफल करेंगे चीज़ों को तो टीम भी सेटल नहीं होती। तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा पैनिक नज़र आ रहा है पेशावर की डग आउट में, बट होपफुली आने वाले अरसे में ज़रा उसको सेटल किया जाए, क्योंकि PSL मज़े का ही तब होगा कि जब 6 के 6 टीमें का मुकाबला ज़रा टफ हो और आखिरी वक्त तक हम सोचते रहे कौन 4 टीमें आगे जाएंगी। पर अब जो मैच आने वाला है आज का वो बहुत ब्लॉकबस्टर है, कराची लाहौर का। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी जरूर अब हाँ नहीं, अब आपको पिक करनी पड़ेगी ना, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनारियो हो गया। मैं अभी कराची को ही पिक करना चाहूंगी क्योंकि गोइंग अगेंस्ट लाहौर, हाँ गोइंग अगेंस्ट लाहौर, अगेंस्ट नहीं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को आप जब कहते हैं ना जीतो तो एज एन एक्सपर्ट आपको ये तबाह करवा देते हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं वो नहीं करना जो हम सोच रहे होते। तो इन दोनों में से सेफर मेरे ख्याल से पिक जो है ना वो कराची की है, अंडर डेविड वार्नर, नॉट अंडर एनीवन एल्स, बट डेविड वार्नर की वजह से आई विल गो विद कराची। विद कराची किंग्स, आई थिंक अ फेयर चॉइस। कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन प्रोग्राम के बाद कहूँगा अभी नहीं। सईद मोहम्मद अवैस, आपको एक बार फिर हम मौका देते हैं। आज बता दें कौन धाड़ेगा या क्या होगा, एक बार कोई यार कराची, लेकिन चेंज चाहूँगा कराची के अंदर। देखिए आपके पास आमिर जमाल बाहर बैठा हुआ है, फ़हीम अशरफ पिक अच्छी है आपकी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए हम क्रिटिसाइज तो करते हैं, उसने परफॉर्म किया था, लेकिन आमिर जमाल थोड़ा सा एक फ्लेवर आपके पास बॉलिंग यूनिट के अंदर एक तगड़ा स्पेल आ जाता है, क्योंकि फ़हीम की अगर बात करूँ बॉलिंग की तो एज़ कम्पेयर टू बैटिंग थोड़ा सा बैटिंग भी उनका ज़्यादा रहा है, लेकिन आमिर जमाल एक पिक अच्छी होगी। लेकिन कराची किंग्स का ये फायदा है आपके पास कि यार कुशन बहुत ज़्यादा है बैटिंग के अंदर, बॉलिंग में। राना के बगैर कैसे सोच सकते हैं आप टीम के बारे में? राना के बगैर आप टीम खिलाना चाह रहे हैं कराची? कोई मसला नहीं, खिलाओ यार, क्या इशू है। लेकिन कराची किंग्स फॉर यू, पर्टिकुलरली कराची किंग्स फॉर मी। जी मोई शाह साहब, अब टफ कॉल नाउ टुडे। मैं समझता हूँ जी लाहौर कलंदर, रीजन बीइंग कि लाहौर कलंदर जिस तरह जीत के गए ना यहाँ से, और जिस तरह बहुत अच्छी टीम को उन्होंने हराया है ग्लैडिएटर्स को, आपको पता है कि वो इतनी बड़ी विक्ट्री से इधर आए और उनको हराया, और जिस तरह फार्म थोड़ी नज़र आई है शहनशाह अफरीदी की, मैं फील करता हूँ कि जो कराची का खासकर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प होती है सीमर्स के लिए। बिल्कुल। तो वो जो सीम अटैक है लाहौर के अंदर का वो ज़बरदस्त है, बिल्कुल। और वहाँ मुझे लगता है कि वो क्लिक सो करेगा। क्लियर कट लाहौर फॉर यू। आई थिंक ऐसे मजा नहीं आने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली आखिरी पिक मैंने करनी है, तो ऑब्वियसली दो लोग कराची के साथ चले गए हैं, मोई शाह साहब जो हैं वो लाहौर के साथ हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम आल्सो गोइंग विद लाहौर कलंदर्स, मैं भी लाहौर कलंदर्स के साथ जा रहा हूँ इस मैच में। शाम को तैयार रहो फिर तुम। नहीं, मैं इसलिए कहने लगा था कि नहीं मैं आप कल की बात कर लेना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे मजा नहीं आने वाला अब, क्योंकि आप दो कराची के साथ हैं, हम दो लाहौर के साथ हैं, तो लेट्स पुट अ वेजर ऑन इट। तो कल का जो दोपहर का खाना है वो हारने वाली टीम खिला देगी, आई थिंक इसी को रखेंगे। स्पॉन्सर है जो TKC की जगह बोलता है। तो मोई शाह साहब फेयर इनफ मेरे ख्याल से। I'm ready. हाँ फेयर इनफ, आई थिंक आप बस मैं सेफ हूँ, अगर मैं हारी भी तो TKC की जगह हम कुछ और खा लेंगे। नहीं हम TKC के तरफ नहीं जाएंगे, we'll go for something like, you know, maybe a pizza, something light. फोन करना पड़ेगा, फोन करना हाँ, पड़ेगा। नहीं तो ये तय है, ये वादा है आपसे, आप जितने भी नाजरीन हैं स्पोर्ट्स 360 के, कि कल आपको वीडियो लाजमी बना के भेजेंगे कि इसी टेबल के ऊपर पिज्जा पड़ा होगा और बता देंगे कौन जीता कौन नहीं, तो थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मोई शाह साहब आपका, वैसा आपका, सना मीर साहब आपका। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आज का मैच कौन जीतेगा आप हमें हमारे डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर बताइएगा, और कल हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल बड़ा स्पेशल हो जाएगा कि कौन लूजिंग एंड पर है और कौन जीता है टीम स्पोर्ट्स 360 के अंदर भी, और कौन है हकदार पिज्ज़ा खाने का। तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है, बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर आप इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।